दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू बी क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके और उसको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीजों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th प्लस 2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल सिलेक्शन। What do you mean to natural selection? The natural selection is considered to be responsible for a differential reproduction of the genes, which means that more of favorable genes get reproduced in a population. Many examples of natural selection in the action are available now. A given below are 3 such examples. Their first example is DDT resistance mosquitoes. About 50 years back, the mosquitoes populations has been to keep in control with the help of DDT. Thereafter, it was found that mosquitoes could not be killed with the DDT any longer. There is appearing DDT resistance mosquitoes. What had happened was that a gene mutations, means variations, had conferred to the gives on the mosquitoes the ability to resist the effect of the DDT, while the DDT kill other mosquitoes, and those with the genes mutation survive, and slowly within the few generations DDT resistance of mosquitoes replace their DDT sensitive ones. In other words, the DDT resistance mosquitoes reproduce differentially by their action of natural selection. And second example is metal tolerance in the grasses. Contain a metal residues, sometime collection in the soil near some industries usually having metal. Being poisons, they kill the grasses. However, resistant grasses are found to evolve after some time through the action of genetical variation and natural selection. From the above example can be explained their evolution of the heavy metal tolerant grasses. The third example is industrial metabolism. What do you mean to the industrial metabolisms? A commonly
quoted example of natural selection in the action that of the prepared a moth. Biston bacteria, there are moth with it is a light colored and wings is a dotted with the support of bended well and with their lichens and growing on the houses and trees on which it is rested. Once in the well, if you maturations from a of their moth, which was the black in color, appeared. It was the eaten up by the birds as it was the consumption because of its black wings, and this was absorbed in their British as well as before the industrial revolutions. After the industrial revolution, the genes for a black wings provide to the variable on the shorter cover to lichens and growing on the walls of the houses. Natural selection acted through their agency of birds which now ate up to the constituted light colored wings and prepared moth, and these were therefore soon replaced by their black variety. For a given example, there are several such examples in which the human activities have a changed the environmental and natural selections has been observed to play its role. But it is on established the fact now that all of biodiversity over these millions of years have also evolved through their interaction of the variation and natural selection. Here show the muth यानी बिस्टन बैक्टीरियास यानी लाइट एंड डार्क फॉर्म ऑफ बिस्टन बैक्टीरियास। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन के जो हम विषय में पढ़ रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस पाठ में जो प्राकृतिक वर्ण के बारे में जाना है और समझने की कोशिश किया है, यह एक डार्विन का विचार था। कहते हैं आधुनिक संश्लेषित सिद्धांतों में प्राकृतिक वर्ण जीनों के विभेदित जनन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिसका आशय यह हुआ कि एक समष्टि में जो है लाभकारी जीनों का अधिक जनन होता है। प्राकृतिक वर्ण के अब कई क्रियात्मक जो है स्वरूप आपके समक्ष उपलब्ध है। कहते हैं नीचे कुछ हमारे समक्ष जो एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारे समक्ष यही है, डीडीटी प्रतिरोधक का प्रतिरोधक जो मच्छर के ऊपर हुआ था। दोस्तों आपको पता है, कहते हैं लगभग 50 वर्ष पूर्व जब मच्छरों की जनसंख्या डीडीटी के प्रयोग से नियंत्रित की जाती थी, यानी डीडीटी के जो छिड़काव करके जो है मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रण किया जाता था और उसका जो है प्रभावों को रोकने की कोशिश की जाती थी। उसके बाद यह पाया गया कि डीडीटी के प्रयोग से मच्छर नहीं मर रहे थे और डीडीटी प्रतिरोध जो है मच्छर प्रकट हो गए थे। हुआ यह था कि जीन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है मच्छरों में डीडीटी के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो गया था। यहाँ डीडीटी अन्य मच्छरों को मार देती थी, जिन अपरिवर्तन हुए मच्छर जीवित रह जाते थे और कुछ ही पीढ़ियों के अंदर इस मच्छरों की जनसंख्या डीडीटी के संवेदनशील मच्छरों के प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप डीडीटी जो थे प्रतिरोधी मच्छर का विभेदित जनन हुआ। देखिए दोस्तों, साफ शब्दों में अगर आप समझना चाहोगे तो एक वर्ड आती है, अगर आप देखिएगा कि दवाई अगर आप कंटिन्यू खाते जा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि उन दवाइयों का आप पे असर ही खत्म हो जाएगा। सेम ऐसा ही हुआ कि मच्छर पे जो हम डीडीटी इस्तेमाल करते थे वो डीडीटी से क्या हुआ, वो उनका प्रतिरोध क्षमता खत्म हो गया और वो जो है डीडीटी को टॉलरेट करना स्टार्ट कर दिया और वो जो है नेचर में सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था डीडीटी के एग्जाम्पल के द्वारा जो है प्रतिरोधी क्षमता को समझना। उसके पश्चात था उदाहरण 2, घासों में धातु सहनशीलता। इसमें इसी बात को जो है काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी कि जैसे घासों में जो है धातु सहनशीलता मतलब था कि भारी धातु का प्रयोग करने वाले कुछ औद्योगिक इकाइयों में जो है सीमित मिट्टी में जो है कभी कभी कुछ धातु अवशेष एकत्र हो जाते थे, विषैली होने के कारण घासों को नष्ट कर दिया करते थे। यद्यपि कुछ समय पश्चात प्रतिरोधी घासें प्राकृतिक वर्ण व जो है आनुवंशिक विविधता की प्रक्रिया द्वारा विकसित हो जाती थी। ऊपर के उदाहरण से क्या आप भारी धातु सहनशीलता वाले घासों के विकास की व्याख्या भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताया गया है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाई गई, वहाँ पर बार बार जो है केमिकल का छिड़काव हो रहा है, ठीक है, और उस केमिकल की वजह से क्या होता था, घास खत्म हो जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहाँ पर केमिकल भी गिरती थी लेकिन घास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, प्राकृतिक वर्ण कर लिया है और उस प्रकृति में ढलना उन्होंने सीख लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है एग्जाम व्यू से भी। उसके पश्चात जो था हमारे समक्ष जो था उदाहरण 3, औद्योगिक अतिकृष्णता या इंडस्ट्रियलिज्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया था। कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का आम तौर पर जो अधिकृत किए जाने वाले उदाहरण जो है
पॉपर मॉथ यानी शलभ वेस्टर्न वेल्टुलेरिया का है। इस मॉथ के जो है पंख हल्के रंग के होते हैं और इसमें घोड़ों या पैरों पर लगने वाली शैवाल से जिन पर यह पाया जाता है मेल खाते हुए रंग के चकत्ते होते थे। यदि मात का जो है वो परिवर्तन रूप काले रंग का रहा हो तो वह समष्टि होने के कारण काले रंग के पंखों के कारण पक्षी का आहार बन गया था। ऐसी ब्रिटिश उप महाद्वीपों में जो है औद्योगिक क्रांति से पूर्व देखा गया था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात काले रंग के पंखों के लिए उत्तरदायी के लिए कलि के ढकी मकानों की दीवारों पर उगने वाली शैवाल अनुकूल सिद्ध हुई और प्राकृतिक वर्ण स्पष्ट रूप से जो था इसमें दृष्टिगोचर होने वाली जो है चितकबरे हो गए। जो मूतों को जो खाने वाले पक्षियों के माध्यम से जो है कार्यकारी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हल्के रंग के जो है चितकबरे पंख वाले मात वाले प्रकार के पतंगों द्वारा प्रस्थापित हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर जो है मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण बदलाव आया है और प्राकृतिक वर्ण ने अपनी भूमिका भी निभाया है। लेकिन यह भी एक स्थापित तथ्य है कि लाखों वर्षों की अवधि के जो जैव विविधताएं और प्राकृतिक वर्ण की जो पारंपरिक क्रियाओं का परिणाम स्वरूप था। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि पहले के जो मूत हुआ करते थे, माथे हुआ करते थे, वो जो हुआ करते थे ब्लैक हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, ब्लैक जो होता है किसी भी कीड़े मकोड़े खाने वाले जीव के आकर्षित करने के लिए काफ़ी होता है। तो मूत का भी ऐसा ही बात थी माथों का कि वो काला था तो उसको जो है जो कौवे थे वो खा जाया करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक वर्ण कर लिया और प्राकृतिक ने जो है उसका कलर ही चेंज कर दिया, शैवाल की तरह कर दिया, ग्रीनिश हो गया। तो ये जो है बहुत ही आराम से जो है किसी भी पेड़ के पत्तों में छुप जाना इनका जो है आदत बन गई और इस प्रकार जो है ये आगे ग्रोथ कर गया। तो यही बात था डार्विन का जो न्यू सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कोई जीव अगर कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नष्ट हो जाएगा, उसको प्राकृतिक वर्ण करेगी और प्राकृतिक जो है उसको जीने का एक नया आधार बनाएगा और वो जो है अपने आप को ढालेगा और उससे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो यही ज़िंदगी में भी है, अगर मान लीजिए कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो इसका मतलब नहीं है कि वो नष्ट हो जाएगा, उसका मतलब है कि वो कोई ना कोई अपना नया रूप और नया ढंग से जो है अपना जीवन यापन करेगा। The next topic is, and third point, role of reproductive isolation. What do you mean to the role of reproductive isolations? Once a new species arise from the parental species due to the effect of the variation and natural selection. Reproductive barriers prevent the two species from the exchanging genes through the reproduction. Thus, the two relative species cannot mate with each other and remain distracted. Isolations mean to separation, and reproductive isolation simply mean that the two species are the prevented from the successfully reproduction and keep the genetically distracted from each other. Reproductive isolation operate in a flowing way. The first way is ecological isolation. What do you mean to ecological isolation? The two species are unable to mate as they live in a geographically different area. And second is a seasonal isolation. Seasonal isolation means to the matings it is prevented because their reproductive organs mature at a different time. And third is a ethologically behaviorally isolations. It means to the song is a bird of two species are the colorations of two species are so different that females of one species is able to recognize only the male of its own species. And the mechanism isolation is the male and the female organ or matings of differ in their different species and prevent their unions. And physiologically isolations mean the sperm of one species are not able to survive in the female tract of another species. It is the most important theory here. And last is a zygotic and development isolation. If all above the mechanism fail and the hybrid zygotes from two mating of two different species is a formed, it is a die after some time. If the hybrid zygotes survive, it is a die during to the development. And next here, hybrid sterility. The mules, their offspring of the female horse and the male donkey is a good example. It's a lead a normal life but is sterile, it cannot be reproduced. And F2 breakdown mean in a rare case all the above mechanism fail and a hybrid offspring of parents belong to be
different species in a fertility, can produce only for a one generation. दोस्तों जैसे कि हमने समझा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है दर्शाने की कोशिश किया है जनन विलंगन की भूमिका। देखिए दोस्तों, जनन विलंगन की भूमिका जो होती है अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है और इसको समझना आपके लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो, तो इस वजह से जो है इस बात को आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। कहते हैं एक बार विभिन्नता और प्राकृतिक वर्ण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप 35 स्पीसीज में नई स्पीसीज के बन जाने के बाद जनन अवरोधक 2 स्पीसीज के जन्म द्वारा जीनों की विविधताओं को रोकते हैं। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 2 अलग अलग जीवों की विभिन्नता होने पर जो है जनन प्रक्रिया रोकती है। यानी इसका मतलब है, आपने देखा ही होगा कि जो है अगर मान लीजिए एक बकरी है और एक गाय है, तो दोनों का जो अलग अलग होते हैं, इनके जो बकरी का अगर मान लीजिए जो स्पीसीज होते हैं वो गाय के साथ नहीं मैच कर सकती है। कहते हैं यहाँ स्पर्म की जो खेल होती है उसमें दूसरे जीव को जो है प्रभावित नहीं करती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। अगर ऐसा होता तो न जाने हमारे समक्ष ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलते जो संभव कल्पना से भी आगे होता। इस प्रकार 2 संबंधित स्पीसीज एक दूसरे से जो है संगम कर जनन नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यानी 2 अलग अलग जीव जो है संलग्न करके जो है नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक जैसा स्पीसीज ही एक जैसे स्पीसीज का संलग्न करके जो है नए जीव की जो है उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे इंसान के साथ ही अगर उनके जो स्पर्म मिले और जो जायगोट से मिले, ठीक है, तब जाके नए जीवों की जो है उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन इंसान अगर किसी के साथ गलत करता है, किसी जीव जंतु के साथ करता है, तो इसका मतलब नहीं कि इंसान के साथ जो है उसका जो इंसान का बच्चा जो है जीव जंतु में पैदा हो। ऐसा कहीं भी नेचर में नहीं लिखा गया है और ऐसा कहीं होना संभव भी नहीं है। तो ये बात जो है एक दूसरे को संलग्न पर जो है जनन नहीं करने देती है, अलग अलग बनी रहती है। विलंगन का अर्थ है कि अलगाव और जनन विलंगन का लक्ष्य अभी आशय है कि 2 स्पीसीज द्वारा सफल जनन नहीं होने दिया जाता है और ये आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न रखी भी जाती है। जनन विलंगन विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पहला कार्य तो यही माना जाता है कि परिस्थितिक विलंगन, यानी 2 स्पीसीज के एक दूसरे से जो है भौगोलिक विलंगन या भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण समागम करने में असमर्थता रहती है। उसके बाद ऋतुनिष्ठ विलंगन, यानी स्पीसीज के जनन संबंधों अंगों के विभिन्न समयों में परिवर्तित होने के कारण समागम न हो पाना, यानी उन दोनों में क्या है समागम न हो पाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद स्वाभाविकी यानी व्यवहारिकी, पक्षियों की 2 स्पीसीज के स्वरों और मछलियों के 2 स्पीसीजों के में रंगभेद इतना अलग होता है कि वह स्पीसीज को मादा केवल अपनी स्पीसीज के नर से पहचान पाती है। तो इसमें कहते हैं ना, देखे ही होंगे कि हर तरह के मछली हो, उनकी अपनी एक प्रजाति होती है, अपने वो विलंगन करते हैं और वो जो है रिप्रोडक्शन भी करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष यांत्रिक विलंगन, यानी मादा व नर जनन अंगों में अंतर होने के कारण उनमें संलग्न नहीं हो पाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। उसके पश्चात है शरीर क्रियात्मक विलंगन, यानी एक स्पीसीज को जो शुक्राणु दूसरे स्पीसीज के मादा जनन पत्र में जीवित नहीं रह पाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई अगर अलग स्पीसीज है, अलग जीव का जो स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु है, वो दूसरे जीव में जाते ही जो है मर जाता है, क्योंकि यही प्राकृतिक का रूल है। अगर ऐसा नहीं होता तो न जाने आपको किस प्रकार की स्पीसीज देखने को मिलती। शायद एक फिल्म भी बनाई गई थी एवोल्यूशन, उसमें आपने देखा होगा कि इंसान के जो है जीन कई जीवों के साथ एक्सपेरिमेंटल करके देखा गया था। तो इसमें एक ऐसा जीव का उत्पत्ति हुआ था जिसमें पंख भी थी और वो जो था काफ़ी एक्टिव भी था, लेकिन लास्ट में जो था उसका जीन ही चेंज हो गया था। अगर नहीं होगा तो एवोल्यूशन फिल्म आप देख सकते हो, जो अंग्रेजी में है, जो कि एक बताता है। लेकिन देखिए ये तो साइंटिफिक एक रिसर्च थी और साइंटिफिक कहते तो फिल्म के रूप में दर्शाई गई थी। ऐसा होना संभव नहीं है। कहते हैं अगर आप किसी के जीन को छेड़छाड़ करते हो तो ये बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है और जो है हमारा मानव जाति की सभ्यता जो है शायद नष्ट भी हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखती है और ये बात साइंस को भी सोचना चाहिए कि जो प्राकृतिक वर्ण है उसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं मान्यता देती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है युग्मनजन और परिवर्धनात्मक विलंगन। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि यदि उपयोग सभी विविधता असफल हो जाती है और 2 विभिन्न स्पीसीज के बीच लैंगिक समता के परिणाम स्वरूप एक वर्ण संकरण युग्मन का निर्माण हो जाता है तो वह कुछ समय पश्चात नष्ट भी हो जाता है। यदि वह कुछ समय
तक जीवित भी रहता है तो प्रवर्धन के दौरान इसकी मृत्यु जरूर हो जाती है। यानी मान लीजिए अगर कोई जीवों में ऐसी जीव उत्पन्न होने की कोशिश भी करता है तो जन्म के पश्चात जो है कुछ समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये देखने को भी मिला है और ये सच्चाई भी है। उसके बाद संकरण बद्धता, घोड़े व गधे की जो संतान खच्चर इसका एक अच्छा उदाहरण है और यह एक सामान्य जीवन जीता है लेकिन जो है बंधन यानी जनन सक्षम और जनन नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो है घोड़े व गधे के मिला के एक खच्चर का निर्माण करवाया गया है, लेकिन कहते हैं कि इसमें जो है जनन क्षमता जो है नहीं है और ये जो है अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने की क्षमता जो है लॉस कर चुकी है। उसके पश्चात आखिरी बात यही रहती है कि F2 जो है विभंग यानी ब्रेक डाउन। बहुत ही दुर्लभ मामलों में जो उपयोग सभी विविधता असफल हो जाती है और संकुल विभिन्न स्पीशीज के माता पिता की संतान या जनन क्षम या अवंधन होती है, लेकिन जनन क्षमता केवल एक ही पीढ़ी तक बनी रह पाती है। तो चलिए ये भी बात जो है साइंटिस्टों ने देखा है कि सिर्फ ये चीज़ें जो होती है सिर्फ एक पीढ़ी तक ही बनी रहती है, अगले पीढ़ी तक जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है, जो कि प्रकृति का एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य माना जा सकता है। The next topic is speciations. Speciations is mean to the evolution of the new species is a term made is a speciations. Speciations occur in their flowing way and it is a term to the accordingly. The first is the allopathic specifications and take place when to a part of the population become geographically separated, geographically isolation from to the parental population. For example, a group of birds lives at their base of the mountain. Some members fly up and get geographically isolated. The variation and natural selection act differently on the two because their environment in which their two lives in different. Gradually, genetical change rendered them to be reproductively isolated. Here, sympathetic speciations, sometimes a genetical barrier, reproductive barrier, a prevent of reproduction of between a section of a population of a species with the other member. Such as the sections of population usually arise in the plant because of polyploidy. The polyploidy is the mutation in which the normal ploidy a number of chromosomes become a doublet or triplet. Mean 2n become a 2, 3n, 4n, 5n, etc. In a section of the population of the species due to the contain irregularities during to cell division, the polyploidy is a section of the population if they are able to the interbreed mated and the reproduce with their diploids isolated and become a new species. The models of speciations, there are two accepted model of the speciation that has given rise to be a biodiversity. The first is phenotypics, gradualisms and model. The two species from the common ancestor gradually become a more and more structurally different, acquiring adaptation unique to be each other. At Darwin also the believed that evolution is a slowly and gradually process. And secondly is punctuated equilibriums. A new species arise through their major change in their beginning and then remain constant for a long periods before changing again. This model was suggested by the paleoanthropologist scientists whose study of fossils Niels Eldredge and Stephen Jane Goulart. Here show this picture species 3, species 2 and species 1. The models of explications as a phenotypics, gradualism and punctuated equilibriums. There is the variations and variation species of difference are size and shape. There is a variation and the times are changing for the shape. The next topic is Hadrus Wingberg's equilibrium. This is a concept related to the both genetic and evolution and was proposed by the G. H. Harrod and V. Wingberg. A population of sexually reproducing organism in which the genes are combined at a randoms due to the randomly matings is called panomatics. In other words, is a panomatics is a population is one of the which is the matings partner and are not specifically is selected. For example, the humans usually do not look for the specific blood groups when a marriage are arranged, so we are panomatics with the respect to the blood types.
The Hartley-Benworks principle states that is a panomatristic population is there is no pressure of mutation, selection, genetical drift, and etc. Then the relative frequency of many pairs of genes remain to constant generation after generation. For example, eight genes, two alleles of P and Q in the population and no mutation or selection, etc. Take a place then to the frequency of these two alleles will be remain a constant generation after a generation. This can be mathematically represented as a P plus Q square is equal to 1 or P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष है वो है जाति उद्भवन। इसका मतलब आपने समझ ही गए हुए कि मैं स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। नई स्पीसीज का जो विकास जाति उद्भवन कहलाता है। जब नए स्पीसीज का जो विकास होता है ना, उसे हम जाति उद्भवन कहते हैं हिंदी में। ये निम्न प्रकार के होते हैं और तदनुसार उनका जो है नामकरण भी किया जाता है। सबसे पहले बात तो आती है इसमें विस्थापनिक जाति उद्भवन यानी एलोपैटिक। एलोपैटिक जो होती है अत्यंत इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं विस्थापनिक जाति उद्भवन तब होती है जब समष्टि का एक भाग 35 जनसंख्या से भौगोलिक रूप से अलग हो जाती है। यानी वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, भौगोलिक रूप से जो है अलग हो जाते हैं, यानी भौगोलिक विलयन। उदाहरण के लिए पक्षियों के एक समूह के सदस्य पहाड़ की तटहाटी छोड़कर जो है ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं और भौगोलिक रूप से वो है विलगित यानी अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के लिए परिवर्तन या प्राकृतिक चयन अलग अलग प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि इन दोनों के जो है पर्यावरण में अंतर होता है। क्रमशः आनुवंशिक परिवर्तन के कारण उनमें जो है जनन विलयन हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है समस्थानिक जाति उद्भवन यानी जो है सिम्पैटिक्स। सिम्पैटिक्स में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी वह आनुवंशिक अवरोध यानी जनन अवरोध हो जाती है। एक ही स्पीसीज के समष्टि को एक भाग को जो है सदस्य के अन्य सदस्यों के बीच जनन को रोकता है। ऐसा कुछ पौधों में जो है बहुगुणितता यानी पोलोपोलाइडली के कारण होती है। बहुगुणितता का जो है उस परिवर्तन जिसमें सामान्य द्विगुणित संख्या में जो है गुणसूत्र समष्टि के एक भाग में कोशिकीय द्विखंडन यानी द्विखंडन के जो अवधि में जो अनियमितताओं के कारण 2 गुना या 3 गुना यानी 2n and 3n 4n and 5n आदि को हो जाते हैं। समष्टि जो बहुगुणता के भाग है तब परंपरा जनन में सक्षम नहीं रहता है और एक नई स्पीसीज बन जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष था जाति उद्भवन के मॉडल। जाति उद्भवन के मॉडल कौन से थे? कहते हैं जब विविधताओं को जन्म देने वाली जाति उद्भवन के 2 स्वीकृत मॉडल हमारे समक्ष प्रस्तुत है। एक तो था हमारे समक्ष जाति वृत्तीय क्रमिकता यानी फेनेटिक्स ग्रेजुअलिज्म्स मॉडल। एक उद्भवनिष्ठ पूर्वजों से उत्पन्न 2 प्रजाति दोनों में अलग अलग प्रकार के जो है अनुकूलन होने पर धीरे धीरे संरचना रूप और अधिक भिन्न हो जाती है। डार्विन ने भी माना कि विकास एक धीमी व क्रमिक परिवर्तन जरूर है। तो ये जो है साफ शब्दों में उन्होंने क्लियर किया था। उसके बाद था विरामता और आंतरियता यानी पंक्चुएटेड समय व्यवस्था। एक नई प्रजाति का निर्माण आरंभ में बड़े बड़े परिवर्तन के कारण ही होता है और तब ये स्पीसीज एक लंबी अवधि तक बिना किसी परिवर्तन के ऐसी ही बनी रहती है। इस लंबी अवधि के बाद ही उनमें कोई बदलाव भी आती है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो। इस मॉडल का सुझाव जो है जीवाश्मविद नीलस एल डेज और स्टीफन जे गोल्ड ने दिया था। आप इस डायग्राम में जो है इसके विकास के जो है चरणों को समझ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्नता दे रखा है और समय अवधि दे रखा है। कहते हैं पहले प्रजाति दूसरे और तीसरे प्रजाति के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है और दूसरे में जो है ABC के रूप में जो हुआ है। इन दोनों को जो है तुलना करके दिखाया गया है। देखिए दोनों के जो विकास है कुछ एक जैसा ही है, लेकिन इनके आकार जो है डिफरेंट है। तो यही बेस जो है इसको बनाती है कि जाति उद्भवन मॉडल में जो है इन दोनों का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है हर्डिस-वेरेनबर्ग का साम्य। कहते हैं इन संकल्पना का संबंध जो है आनुवंशिकी और विकास दोनों से है और इसे जो है G.H. हेल्डी एंड W. वॉलवर्क्स ने प्रस्तावित भी किया था। लेकिन जन्म रूप से जनन करने वाले जीवों की किसी भी समष्टि को जिनमें यादृच्छिक रूप से संलग्न होने के कारण जीन इच्छुक रूप से मिश्रित हो जाते हैं सर्वमिश्रित यानी पैनामिक्टिक्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सर्वमिश्रित समष्टि वह होती है जिसमें जो है संयुग्मनी या संगम करने वाले के साथों के जो है विशिष्ट रूप से नहीं चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम मानव
जो है मानव शादी तय करते समय आमतौर से किसी विशिष्ट रुधिर समूह की तलाश नहीं करते हैं, इसलिए रुधिर प्रकारों के लिए हम जो है सम्मिश्रित होते रहते हैं। देखिए आजकल मैरिज भी होता है तो ब्लड को देख के नहीं रहती है, होती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे जो मानव जाति में मानी जाती है। जो हार्डी वर्ण वर्ग नियम के अनुसार यदि किसी समष्टि में जो है उत्परिवर्तन वर्ण अनुवांशिक विकरण आदि का कोई दबदबा नहीं हो तो जीनों के जो है किसी भी युग्म के अपेक्षित बारंबारता रहती है। उदाहरण के लिए किसी समष्टि में एक जीन के 2 युग्मक विकल्प यानी एलिनिन और इनमें कोई परिवर्तन अर्थात वर्ण आदि नहीं होती है, तब इन दोनों को जो है एलिनों की बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। इसे गणितीय रूपण के इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि P प्लस P का जो है Q का जो है स्क्वायर दिया गया है इक्वल टू 1 का बराबर होता है। अर्थात आपको पता होगा कि P का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बात इसमें जो है बहुत साफ शब्दों में बताने की कोशिश किया गया है कि जो 2 एलिने होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बनी रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहती, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है। The next topic is classification. What do you mean to the classification and importance of classification? The meaning of classification, it means to classification is a mean or identify a similarity and differences between two different kind of organism and then placing similar organism in one groups and different kinds of organism in a different group. The first is a taxonomy. Maybe this is defined as the science of classification of the organism into the categories. Contain rules. Earlier taxonomists and classified the organism according to a morphologically features only. Once the concept of organic evolution was the accepted taxonomist and began to be a draw evolutionary and relationship between two different kind of organism. This was a term to systematic. Today taxonomy is a systematics are treated by the synonyms and their classification and both morphologically and biologically, biochemically and balance and even this between to the molecules such as DNA and RNA are studied the establishment of evolutionary relationship. The next topic is taxonomic categories. Mean to the will they are classify or organism, it is assigned to be categories and which is a show it is a evolutionary relationship with other group of organism. Each level is a categories is a term taxon. Plural taxa, there is a lowermost category of classification are taxon is their species. Other category are arranged above their species so that there is the hierarchy and the categories. Their various taxonomic categories are given below. First is a species, group of individual and one kind which can be interbred to the produce fertilizing offspring. And second is a genes, group of species resembling each other to several features indicating a common ancestries. And third is a family, group of genera is a singular genes is resembling each other and refers to the domestics. Their cat and panthers, Tyris is a tiger, both belong to the family of Felidae. And other is order. The included a family showing the similar characteristics and other is a class, individual related to the order and phloem included related to the classes. Is their name of classification of the species. The various phloem belong to their respective kingdoms. There are 5 kingdoms about which you will be learned later. Human beings to be a kingdoms are animally and their classification of the humans is given us example of described the manner in which their living organisms are classified. There is the kingdoms and phloem. The kingdom is represented of animalia, yani animals, and phloem is a chordata, animals with their notochord and backbone is present here. And other is a class. The mammalia is an animal that are circular. There is a young ones. There is here in the picture. And order is a primates is a mammals with a large brain and binocular visions. And the family Hominidae is the humans and the human-like ancestor. And next is a genes. It means to Homo. Homo is a fossil man and the modern man. The species is a Homo sapien, means modern man. The last species is a
Homo sapiens mean to the modern man is a classification of human species of different categories that show the evolution of important classification of features. दोस्तों जैसा कि आपको पता है क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्गीकरण नहीं कीजिएगा तो कोई भी जीव को जो है अपना सही स्थान प्राप्त नहीं होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, व्हाट यू मीन टू द क्लासिफिकेशन। तो इस बात का जो है साक्ष्य यही कहता है कि वर्गीकरण का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच विभिन्नता व असमानताएं पता करना और तब पश्चात से समृद्ध और सामान्य जीवों को एक समूह में विभिन्न प्रकार के जीवों को अलग अलग समूहों में रखना, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात है वर्गीकीय। कहते हैं कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए जीवों को जो है विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने का जो विज्ञान को वर्गीकरण विज्ञान या वर्ण यानी टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। आरंभिक वर्गीकरण वैज्ञानिक ने जीवों का जो है केवल आकारिकीय लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, लेकिन जैव विकास की संकल्पना की स्वीकृति हो जाने के पश्चात विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच विकासीय संबंध खोजने शुरू कर दिए। इसके जो है वर्गीकरण विज्ञान पद्धति यानी सिस्टमैटिक्स कहते हैं। वर्तमान में वर्गीकरण विज्ञान एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, क्योंकि जैविक वर्गीकरण के लिए जो है आकृति परक समानता व जैव रासायनिक समानता और यहाँ तक कि डीएनए और आरएनए अणुओं के बीच समानता का जो है अध्ययन विकास संबंध की स्थापना करने के लिए करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा अगला जो है टॉपिक वो है वर्गीकरण श्रेणियाँ। देखिए दोस्तों इसमें जो वर्गीकरण श्रेणियाँ की बात जो किया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं एक जीव का वर्गीकरण करते समय इसे उन श्रेणियों में रखा जाता है जो इसके अन्य समूहों के जीवों के साथ विकास संबंधों को दर्शाती है। प्रत्येक सदर पर श्रेणियों को जो है वर्गक यानी टैक्सोन यानी बहुवचन टैक्सा कहा जाता था और वर्गीकरण यह वर्गीकरण के सबसे निचली श्रेणी में स्पीसीज है। दूसरी श्रेणियों में जो स्पीसीज के ऊपर जो व्यवस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार जो श्रेणियों का एक अनुक्रम बन जाता है। विभिन्न वर्गीकरण श्रेणियों को निम्न प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है स्पीसीज, इसका अर्थ होता है जाति। देखिए दोस्तों जाति एक प्रकार के जीवों का समूह है जो अत्यंत प्रजनन द्वारा जो है उर्व अथवा जनन जो है संतानें पैदा कर सकते हैं। उसके पश्चात है वंश यानी जीनस। कहते हैं स्पीसीज के एक दूसरे से कई प्रकार की समानताएं रखने वाले समूह जो एक साझे पूर्वज की ओर संकेत भी करते हैं। उसके बाद है कुल यानी फैमिली। इसमें सामान्य अभिलक्षण वाले वंशों का समूह जैसे फैमिलियस डोमेस्टिका बिल्ली और पैंथरा टिग्रासन दोनों ही फिलिडिक्स कुल में आते हैं, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद है गण यानी ऑर्डर, सदैव अभिलक्षणों को दर्शाने वाले कुलों के समूह होता है। उसके पश्चात आता है वर्ग यानी क्लास, ये जो होता है परंपरा संबंध क्रम में आते हैं। उसके बाद है संघ यानी फाइलम, इसमें पारंपरिक संबंध वर्ग आते हैं, जैसे कि आपको चित्र में भी देखने को मिलेगा। कहते हैं यहाँ पर विभिन्न संघों यानी फैलों के जो क्रमश अपने जगत यानी किंगडम होते हैं, जिनमें 5 जगत किंगडम्स हैं जिनके बारे में आप बाद में जानेंगे। मनुष्य एनिमेलिया जगत में आते हैं और इनका वर्गीकरण जो है सजीवों के वर्गीकृत करने का तरीकों को उदाहरण स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि जगत किंगडम में जो है एनिमी या प्राणी में कई तरह के जीव जंतु जो है आपको दर्शाया गया है। उसका संघ जो है क्रोडेट्रा में रीढ़ वाली प्राणी यानी जिसमें रीढ़ थी उस प्राणियों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात है वर्ग यानी क्लास, इसमें मेमेलिया नाम के जो जीव थे उनको रखा गया, यानी अपने बच्चों को स्तनपान कराने वाले प्राणी को जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात जो आया गण यानी ऑर्डर। कहते हैं प्रोफमेंटल्स में जो है बड़े मस्तिष्क या दृढ़ नेत्रीय दृष्टि वाले स्तनपायी प्राणी इसमें सम्मिलित हुए, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। उसके पश्चात था कुल यानी फैमिली। कहते हैं हेमोनीडिया यानी मानव व मानव सदृश पूर्वज। उसके बाद वंश जो है जीनस के रूप में रखा गया, जिसमें हेमो जीवाश्म मानव या आधुनिक मानव के रूप में भी जाना गया। उसके बाद जाति स्पीसीज यानी होमो सेम्पियंस आधुनिक मानव। तो लास्ट में जाकर जो है मानव बना यानी होमो सेम्पियंस यानी आधुनिक मानव। तो इस तरह से जो है मानव वर्गीकरण का आधार जो है बनाया गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज scientific naming of organism. It's the most important topic for the biological student. There is a different plants animal have a different common names. A cat is called to the billi in a Hindi
and Viras is a Bengali, and Punai is a Tamil, and the Mazar is a Marathi. There is a different word for the cat is a French, is a German. There is a roast need for a given organism name, and which could be understood a thought or there is a world. Therefore, a scientific name which are understood all over the world whereas given to the organism. A simplified system of naming organism called to the binomials nomenclature has been a standard for more than 2 centuries now. It was proposed by their Swedish as a biologist Carl Linnaeus is a 1707 to 78. Binomial nomenclature simply mean two name system of naming. The name of every category of organism have a two parts, that of a genes followed by their species. The genetics name is written with the capital letter and the specific name with the small letter. Example, Homo sapiens is the scientific name of the modern man. Is a Magnifiera indica is the botanical name of mango. The mango is a botanical name is Magnifiera indica, and humans in modern humans name is a Homo sapiens. Three main features of the biological naming is a flow. First, a scientific name by their conventionally printed italics or underlining, and when the hand of written is important for exam view. And scientific naming is according to be set of scientific rule of nomenclature. And scientific name are mostly is a Greek and Latin word. There is informally understood all over the world and have a made to the communication about the organism easier. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जीवों का जो है वैज्ञानिक नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको पता ही होगा कि विभिन्न प्राणियों या पौधों के अलग अलग सामान्य नाम होते हैं। अंग्रेजी में जैसे हम कैट कहते हैं, बिल्ली को कैट के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह हिंदी में बिल्ली कहते हैं, बंगाली में बिडाल कहते हैं, और तमिल में इसको पुन्नई कहते हैं, और मराठी में इसको मंजर कहते हैं। जैसे कि इसको डिफरेंट नाम है तो इसका मतलब है कि डिफरेंट बातों से ही जाना जाता है। फ्रेंच व जर्मनी भाषा में बिल्ली को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जीवों के ऐसे वैज्ञानिक नाम दिए जाने की आवश्यकता पैदा हुई जिन्हें संपूर्ण विश्व में समझा जा सके। अंततः जीवों के वैज्ञानिक नाम प्रदान किया गया और जीवों के वैज्ञानिक नाम समस्त विश्व में समझे जा सकते हैं। तो वही बात है ना कि जो चीज़ आपको यहाँ नाम पुकारते हो दूसरी जगह पर वो नाम से नहीं जाना जाता है। तो साइंटिफिक रूप से जो है इसका नाम एक रखा गया जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको हर जगह जो है उसी नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें बताया गया है कि जीवों के नामकरण की एक जो है सरलीकृत पद्धति द्वि नाम पद्धति 2 शताब्दी से भी अधिक समय से जो है मानक पद्धति मानी जाती रही है। और इस पद्धति को जो स्वीडन और जीव वैज्ञानिक कोरोलस लिनियस ने 1707 से 1778 से प्रस्तुत की थी। द्वि नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का तात्पर्य नामकरण के लिए 2 पदों का प्रयोग करना था। प्रत्येक प्रकार के जीवों के नाम के 2 भाग होते हैं, एक होता है वंश यानी जीनस और उसके बाद जो होता है जाति यानी स्पीसीज के नाम से। अंग्रेजी में जीनस के नाम का पहला अक्षर जो होता है बड़े अक्षर होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको जब भी लिखना होता है तो उसको जो होगा पहला जैसे होमो होगा तो उसको जो है आप बड़े अक्षरों में पहला वर्ड लिखिएगा यानी कैपिटल लेटर से होना चाहिए। वह स्पीसीज का नाम जो होता है पहला अक्षर छोटे अक्षर से यानी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो होमो सैम्पियंस। होमो सैम्पियंस जो होता है आधुनिक मानव का नाम है। हम मानव को कहीं भी पुकारेंगे तो होमो सैम्पियंस कहोगे तो साइंटिफिक वो जान जाएगा। जैसे कि आम का जो है साइंटिफिक नाम जो होता है मैग्निफेरा इंडिका जो अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है यानी मैजीफेरा इंडिका जो होती है हर जगह जो है ये प्रचलित है। ठीक है, कहीं भी अगर आम आपको लेना होगा तो मैजीफेरा इंडिका कहोगे तो ऑटोमेटिक जो है वो निकाल के वो आपके समय प्रस्तुत कर देगा। कहते हैं कि जैविक नामकरण के 3 मुख्य लक्षण पे निर्धारित होती है। पहला तो यही होता है कि वैज्ञानिक नाम को जो है परंपरागत रूप से जो है तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए यानी इटैलिक्स लेना चाहिए। इटैलिक्स जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है अथवा जो है हाथ से लिखे जाने पर जो है रेखांकित किया जाता है यानी अगर हाथ से आप लिखते हो तो आपको निशान लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके पश्चात है वैज्ञानिक नाम यानी नामकरण के वैज्ञानिक नियमों के आधार पर रखे जाते हैं तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके समक्ष रहता है और ये एग्जाम व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहता है। उसके पश्चात वैज्ञानिक नाम अधिकतर ग्रीक और लैटिन में होते हैं। ये पूरे विश्व में समझे जाते हैं और इसके द्वारा जीवों के बारे में परंपरा सूचना संचार और सुविधाएं हो जा पाती है। दोस्तों ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और सोचना भी है। The next topic is
Prokaryotics and eukaryotics. Friend, here is the prokaryotics and eukaryotics is the organism that are the most primitives are the first to the involve on the earth are the bacteria. They do not possess a nuclear membranes around their single chromosome. Absence of a well-defined nucleus are in order. Others what is the promoted to the nucleus term them prokaryotics. Prokaryotics means the promotives and kryon means nucleus. All bacteria including blue-green algae and cyanobacteria are prokaryotics. As a contrast is the organism other than the bacteria possessing a well-defined nucleus are eukaryotics. U means true and kryon means nucleus. There are other difference between two prokaryotics and eukaryotics which are given their table. The first difference is size. Size is 0.1 to 10 micrometer and secondly eukaryotics is a 10 to 100 micrometer larger volume. And genetical materials is the second and circular DNA, no linear DNA and no histone association with their DNA, nuclei form to no nuclear membranes. And eukaryotics are histostones present on which are DNA molecules rapid and well defined linear chromosomes with a free terminal and ended nucleus membranes present. And third is a site of nuclear materials. DNA is a cytoplasma and eukaryotics is a DNA inside a distinct nucleus. And fourthly is a organelles is a no membranes bound to the organelles and mitochondria, Golgi body, lysosome present in the cell. And fifth is a cell wall. Above present and content to the peptidoglycans is there and there are known is a animals made of the cellulose chitin in the plant and fungi. And expression is by the mesosomes and there is the by mitochondria and reproduction is mostly asexually. Example bacteria and cyanobacteria, blue-green algae. And other example is asexual and sexual reproduction is the protocesta and fungi, plant and animals, all types of organism. दोस्तों जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी है, ठीक है, जिसमें हमने प्रोकैरियोट के बारे में और यूकैरियोट के बारे में इंग्लिश में समझाया। अब इसको हम हिंदी में जो है रूपांतरण करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारे समक्ष जो है प्रोकैरियोटिक जिसमें हम प्रकार्य केंद्रकीय कहते हैं और इसको सुकेंद्रकीय कहते हैं। तो कभी कभी हिंदी में वर्ड जो होता है काफ़ी डिफरेंट होता है, तो ये आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी ध्यान में रखो तो आपके समक्ष रहेगा, आसान हो जाएगा। कहते हैं पृथ्वी पर सर्वप्रथम विकसित होने वाले जीव जो थे जीवाणु यानी बैक्टीरिया थे, ठीक है। उनके एकल गुणसूत्र के चारों ओर कोई केंद्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती थी जो कि उनके एक विशेष कैटेगरी में रखती थी। कहते हैं सुपस्थ केंद्रकीय अनुपस्थिति के कारण या अपकृत केंद्र के कारण इसका नाम जो था हम प्राकेंद्रकीय या असीम केंद्रकीय नाम के रूप में रिप्रेजेंट किया। इसमें जो था प्रो का मतलब था आदि और क्रेन का मतलब था केंद्रक परा। और नीलहरित शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया सहित सभी जीवाणु में प्रकेंद्रकीय पाया गया। इसके विपरीत बैक्टीरिया के अतिरिक्त अन्य जीवों में जो है सुकेंद्रकीय यानी ससिमी केंद्रकीय यानी यूकैरियोटिक्स यानी यू का मतलब था यथार्थ और क्रेन का मतलब था केंद्रक होते थे, जिनमें से केंद्रक सुस्पष्ट एंड सुपरिभाषित होते थे। उसके बीच और भी अंतर जो कि हम नीचे पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर और पाया गया था। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो बताया गया था आकार की साइज़ में, ठीक है दोस्तों। आकार की साइज़ में जो था आपको पता ही होगा कि जो प्रकेंद्रकीय यानी असीम केंद्रकीय जो थी उसमें जो था 0.01 के बराबर था और यहाँ पर जो था 10 माइक्रो ml के आसपास आकार माना गया था। लेकिन दूसरा जो था सुकेंद्रकीय जिसमें कि 10 से जो है 100 माइक्रोमीटर अधिक आयतन बताया गया। उसके बाद था आनुवांशिकता पदार्थ में क्या थी, तो पहले वाला में था वृत्ताकार डीएनए कोई रेखीय डीएनए नहीं थी, जबकि डीएनए से संबंधित हिस्टोन नहीं होते थे। केंद्रभाग के रूप में होता था, केंद्रभाग झिल्ली नहीं होती थी। और दूसरा जो था सुकेंद्रकीय में था हिस्टोन होते थे जिसमें डीएनए अनुलिपिटे रहते थे और गुणसूत्रकीय सुस्पष्ट होते थे, केंद्रक झिल्ली होती थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट बनाता था। उसके बाद तीसरा पॉइंट में था केंद्रकीय पदार्थ की स्थिति। कहते हैं कोशिका द्रव्य में डीएनए
पाई जाती थी इसमें, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो था सुकेंद्र की, उसमें जो है सुपर्स्ट केंद्र के अंदर डीएनए नहीं प्रेजेंट थी, तो ये भी खास बात थी, ठीक है। उसके बाद था कोशिकांग यानी अंगक, यानी इसमें कोई जो था झिल्ली बंदिश कोशिकांग नहीं होते थे, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पिंड और लाइसोसोम कोशिका केंद्र में यानी कोशिका में उपस्थित होते थे। उसके पश्चात था कोशिका भित्ति। तो पहले वाले में सदा ही इसमें जो थे पेस्टोग्लोकाइकेन होता था, लेकिन दूसरे वाले में जंतु में होती ही नहीं, या पादपों या कवकों में सेलुलोस काइटिन्स की बनी होती थी। उसका संवर्धन प्रक्रिया जो थी इसमें मीसोसोम द्वारा होती थी, और इसमें जो था माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा इसको जो है रिस्पिरेशन होती थी, जो काफ़ी खास थी। उसका जन्म देने की क्षमता जो थी ये इसमें अलैंगिक थी, जैसे उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल। और इसमें जो था लैंगिक दोनों प्रकार के जो थे पादप जनन क्षमता थे, लैंगिक भी थे और लैंगिक भी थे। इसमें प्रोटोक्रिस्टा और कवक पादप प्राणी आदि सभी इसमें आ जाते थे, क्योंकि इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के जो थे प्रेजेंट थे। Our most important topic is the 5 kingdoms of organism. It's the most important for the exam view. Here is a case recently there is only 2 kingdom of classification, Plantaeus and Animalia. Such as a 2 kingdom classification has a several drawbacks. Example, bacteria and fungi were kept along with the plant, and though they are very different. R.H. Wiltakers in 1969 suggested the 5 kingdom classification, which is based on the following 3 categories. The presence or absence of the well-defined nucleus, and second is a unicellular or multicellular, and third is a mode of nutrition. It is the most important of 3. R.H. Wilter is given to suggestion of the 5 kingdoms, and there are 5 kingdoms are Monora, Protista and Prostocystista and Fungus, Plantaeus and Animalia. Based on the 3 criteria is mentioning above this 5 kingdom of classification, example of under of given figure. Here table there is a 5 kingdom classification of the organism. There is a Monora, is a blue-green algae and bacteria. The nature of nucleus is a prokaryotics, and whether it's unicells or multicells is a unicellular. Expect some cyanobacteria, that is a flame natus of multicellular, and some stem is a branches unicellular. And kind of nutrition is a diversity types of nutrition. Second is a Protista, some algae and protozoa, their eukaryotics natures, and secondly is a unicellular organism. A kind of nutrition is a diversity kind of nutrition. And third is a fungus a moles, etc. And the eukaryotics and unicellular and multicellular organism are present there. And saprophytics a feed of dead organic matter. And plantaria is all green plants. It is a formation is a eukaryotics and multicellular organism. The nutrition is an autotrophical synthesis of food by the photosynthesis. And Animalia is the animals, eukaryotics and multicellular organism, and heterotrophics is a depend on the other organism for a food. Here show the 5 kingdom of life is a Monora. There is a blue-green algae, bacteria, and some is a Protista, some algae and protozoa, and divided by the fungi, plantae, and animal. There is the different. It is a mold, is a ferens, multicellular algae, mosses, and seed plants, non-chordate and chordate. So there is a 5 kingdom of life. इसमें दोस्तों जो बताया गया है जीवों के 5 जगत यानी 5 किंगडम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, और रहता भी है एग्जामिनरों का हमेशा फेवरेट। तो इस बात पे आपको भी ध्यान देना है, और इसकी जो टॉपिक है उसको बड़ी ध्यान से सुनना भी है। कहते हैं हाल ही तक वर्गीकरण के लिए केवल 2 ही जगत थे, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। एनिमेलिया और प्लांटी जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस द्विजगतीय वर्गीकरण में कई कमियां थी, जिसको उदाहरण बैक्टीरिया, जीवाणु और कवकों के पादों के साथ रखा गया था, ये भी बहुत ही भिन्न थे। तो ये बातों को जो है समझने की कोशिश किया था R.H. विल्टेकर ने, जो 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा, जो निम्न 3 बातों पर आधारित थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये 3 बातें जो थी, पहला ये था कि स्पष्ट केंद्रक का होना या न होना, यानी केंद्रक का होना या न होना, इस बात का सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद था
एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव होना। देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, यानी वन सेलुलर या मल्टी सेलुलर होना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद था पोषण की विधियाँ। आखिर पोषण वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भी उसमें से महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक माना गया था। कहते हैं इसके 5 जगत जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा और फाइजाल प्लांटी एनिमेलिया ऊपर बने 3 मापदंडों पर आधारित थी, और इसे हम जो है 5 जगत वर्गीकरण के कुछ नीचे दिखाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोनेरा जो है नीलहरी शैवाल के एवं बैक्टीरिया रखा गया है, जगत का है, और केंद्रक जो प्राकृतिक थे प्रकेंद्र यानी प्यूकैरियोटिक्स माना गया था, और इसमें था ये कोशिकीय था, यह बहुकोशिकीय। तो कहते हैं ये एक कोशिकीय केवल कुछ साइनो बैक्टीरिया जो तंतुमय या बहुकोशिकीय और कभी कभी शाखित होते हैं। ठीक है, उसमें उसके पश्चात था पोषण के प्रकार। विविध प्रकार का ये पोषण प्राप्त करते थे। उसके पश्चात था हमारा प्रोटिस्टा, जो कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ के साथ केंद्रित थे। इसमें सुकेंद्रिक था, यूकैरियोटिक्स इसमें पाया गया था, और ये एक कोशिकीय जीव थी। पोषण का प्रकार जो था, इसमें विविध प्रकार के पोषण प्राप्त किया करते थे। उसके पश्चात था हमारे सम्यक फंजाई, यानी फंगी जो थे, फफूंदी आदि थे। इसमें जो था ये भी यूकैरियोटिक्स में आते थे, और ये बहुकोशिकीय हुआ करते थे। ये जो थे मृतपोषी यानी मृत जीवों पर अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जीवन जो है यापन ये किया करते थे। उसके बाद था प्लांटी यानी प्लांटेरिया सहित हरित पदार्थ, यानी इसमें भी यूकैरियोटिक्स जो थी केंद्रक के रूप में प्रेजेंट था। उसमें भी बहुकोशिकीय था। इसमें विषमपोषी स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार का जो है संश्लेषण करने की कोशिश भी किया करते थे। उसके पश्चात था एनिमेलिया जो थी प्राणी जगत में थी मानी जाती थी, और इसका तो जो था सुकेंद्रिक प्रेजेंट था, और ये बहुकोशिकीय ये भी था। कहते हैं आहार के लिए अन्य पर जो निर्भर होना इनका सबसे खास विशेषताओं में से एक थी। उसके पश्चात जो था इनको कुछ इस तरह से जो है परिभाषित करने की कोशिश किया गया था। मोनेरा जो थी उसके बाद नीलहरी शैवाल के साथ रिएक्ट करती थी और बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। उसके बाद प्रोटिस्टा जो थी कुछ शैवाल था और प्रोटोजोआ थी। उसके बाद जो था तीसरा में फंजाई थी जो फफूंदी माना गया था, और इसमें प्लांटी जी जैसे फन बहुकोशिकीय शैवाल, मासेस, बीज वाले पौधे। ठीक है, और एनिमेलिया जैसे थी अरुजुकी और रजुकी, यानी इसमें जिनके न्यूट्रोकोड प्रेजेंट थे उनको इसमें रखा गया। ये जो थे जीव के 5 जगत के इंपॉर्टेंट जो थे। द अदर इज द नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। द वायरस ऑन इंट्रोडक्शन, द वायरस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम व्यू. You have heard about a disease such as influenza, polio, as rabies, smallpox, AIDS, and dengue are caused by the virus. There are non-livings and made up to the DNA, RNA surrounding by the protein coated, and they can be replicate. However, they cannot be reproduced on their own. They reproduce when to inside or living cells. Therefore, the virus poses to the special classification of problem, and logically, therefore, they cannot be placed in any of the 5 kingdoms because they can multiply in their host cell and can mutate like a living organism, but it can be a crystallized exhibiting is a non-living feature. Discovery of the virus in 1892 is the Russian botanist is a lemon squeeze prepared to extract for the tobacco plant and suffering from the tobacco is a mosaic diseases. Their extract is a filtrate and keep the back bacteria and the residue. Their filter was still infectious. And Dutchman is a Brazilian give their terms of virus in the 1898 is a virus poison is the Latin to be has to infected particles. Size. The size of virus are extremely small and can be seen only under the electron microscope. They are smaller than the smallest bacteria and can pass through the filter which the retains bacteria. Their size is indicated in the nanometers, and their size range from 10 nanometer to 300 nanometer is diameter. The nanometer mean to the it is a unit of microscopy measurement equal to 10 minus 9 meter. It was formerly called to the millimicron. Here show the 2 diagrams of bacteria. There is the coils of the RNA and capsid of their virus, and the capsid is this virus and the neck, tail and tail fiber. Another is the present of this virus.
The next topic is structure of virus. Their virus has a simple structure consist of the core and the cover. The cover particle is their genetic material, and either the DNA or RNA. The cover is a protein code is called to capsides, and here give to the example DNA, neck, capsides, and protein seated, and the tails and base plated and tail fiber. The virus can be reproduced only when to the inside the living cell. A virus cannot be reproduced by the itself, for its productions. It is a need to be enter the cells of some organism from their host cell. It use the raw materials and enzyme and the energy generating the machineries of the host cells to produce its own DNA. A number of virus particles are thus they formed inside their host cell. The host cell is a brush to be released the new virus particles. Here, the virus living or non living is a most important question. And third is the virus possesses to the nucleic acid as a genetical material like their living organism. They cannot make copies of DNA for the reproduction on their own. They can make a copy of themselves to produce only inside our living cells, and because their genetical material is a DNA or RNA. They exhibit to the mutations flow by the variation in their infected properties. Further, they are considered non-living because they are non-cellular. They have no enzyme of their own and they can be crystallized. दोस्तों हमारा यहाँ जो टॉपिक है विषाणु के बारे में है, यानी वायरस। वायरस देखिए एक परिचय के रूप में वायरस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वायरस जो होती है बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ये जो है किसी भी व्यक्ति के मैकेनिज्म्स का जो है इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि कुछ रोग जैसे कि इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कन्फेरा, मम्मस, रेबीज, चेचक, एड्स तथा डेंगू आदि वायरसों से पैदा होते हैं। ये निर्जीव हैं और प्रोटीन परत को जो है आवृत डीएनए व आरएनए से बने होते हैं। इसमें प्रतिकूलित यानी रिप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन ये स्वयं जनन नहीं कर सकते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं, अंततः इनकी वर्गीकरण एक विशेष समस्या बनी हुई है। तो एक दृष्टि से इन्हें 5 जगतों में से किसी भी जगत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये अपने अतिथ्य या पोषी होस्ट कोशिकाओं में गुणन कर जाते हैं। यानी ये अपना कोई इनका मैकेनिज्म नहीं होता है, और किसी भी होस्ट में अगर प्रवेश कर जाते हैं उसी का मैकेनिज्म जो है ये उपयोग करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है किसी कैटेगरी में रखना इनको संभव नहीं है। उपपरिवर्तन हो सकते हैं और सजीवों की तरह, लेकिन यह जो है क्रिस्टलीकृत हो सकती है और निर्जीव के लक्षण भी दर्शाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि सजीव होते हैं और निर्जीव के लक्षण भी होते हैं। जैसे अगर आपका बॉडी से अगर बाहर चला गया है तो इसका मतलब है वो मृत्यु है। ठीक है, और जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है ये जीवित हो जाता है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में ही आते हैं, जो कि इनकी विशेषताओं का एक खास बात है। ठीक है, अगर वायरस अगर आपके बॉडी से बाहर निकला हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है तो मृत्यु के समान है, वो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है किसी भी थ्रू, ठीक है, तो वो जो होता है जीवित हो जाता है और आपके जो मैकेनिज्म बॉडी का होता है उसका उपयोग करके आपको जो है इन्फेक्टेड कर देता है। और कहते हैं कि जो वायरस होता है उसका कोई इलाज ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी आप मेडिसिन ले लो, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक प्रिकॉशन ही है जो इसका इलाज की तरफ से देखा जाता है। चाहे आप डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका कोई डॉक्टर जो है वायरस का दवाई नहीं दे सकता। ये आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, कोल्ड में जाते हो डॉक्टर के पास, वो 2-4 रिलैक्सेशन की दवाई दे देता है, तो उससे वो नहीं जाता है। इसका अपना इंक्यूबेशन पीरियड होती है, जब तक वो इंक्यूबेशन पीरियड नहीं लेती है तब तक वो आपके बॉडी से जो है नहीं जाती है। तो ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, तो यही है जो वायरस को जो है नष्ट करना संभव ही नहीं होता। कहते हैं विषाणु यानी वायरस की खोज जो हुई थी सन 1892 ईस्वी में रूसी जो है वनस्पतिशास्त्री इवोनावास्की ने जो है तमाकुल के मेजोको रोग से ग्रस्त तमाकुल के पौधे का निष्कर्षण तैयार किया था। इस निष्कर्षण के छाना गया ताकि यदि कोई बैक्टीरिया इनमें हो तो छाने जाने पर वो बाहर ही रह जाए। फिर स्टेट को अब भी संक्रमण पाया गया। डच वैज्ञानिक विजरेरिक्स ने सन 1898 ईस्वी में संक्रमण करने वाले कणों को जो विषाणु नाम दिया, और लैटिन भाषा में इसको वायरस अर्थ विष होता है। यानी सबसे पहले जो इसका खोज किया गया था तमाकुल के पौधे पे किया गया था, यानी टमैको के पौधे पे। ठीक है, इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि
कि पौधा जो है ख़राब हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उनको छाना तो देखा कि दोबारा से वो पौधे ख़राब हो रहे हैं। फिर उनको समझ में आया कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि अत्यंत छोटा है, ठीक है, वो वायरस से भी छोटा है, इसलिए जो है इन्होंने इनका नाम जो है वायरस के रूप में परिभाषित किया गया 1898 ईस्वी में। जो विजेरिक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको परिभाषित किया और इसको नामकरण दिया। तो इस तरह से जो है वायरस का खोज हुआ और वायरस जो है आज के समय में जो है त्राहिमाम मचा रहा है और आने वाला समय में जो है वायरस का प्रकोप देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम में जो होगा जैविक युद्ध होगा और जैविक युद्ध जो होती है वो खतरनाक होती है, इसमें वायरस का इस्तेमाल ही किया जाएगा। उसके पश्चात आता है इसका आकार और साइज़ के बारे में। तो वायरस अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इन्हें केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको देखना संभव नहीं है, ठीक है। ये सूक्ष्म बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यानी बैक्टीरिया से भी ये अत्यंत छोटे होते हैं। ये उन फिल्टरों में भी से भी गुजर जाते हैं जिन्हें बैक्टीरिया नहीं निकल पाते हैं। तो इनका आकार जो है नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो इसके जो व्यास का जो है पारस 10 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी आप नैनोमीटर का मतलब समझ सकते हो कि यह सूक्ष्मदर्शीय मापन की इकाई है जो कि 10⁻9 मीटर के बराबर होती है। माइनस में चला जाता है दोस्तों, ये माइनस में होता है। 10⁻9 जो होता है नैनोमीटर्स में नापी जाती है। इसे जो है मिली माइक्रोन कहा जाता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म ये जीव होते हैं। साइंटिस्टों ने जो है कुछ सूक्ष्म जीवों के जो है कुछ वायरसों का इस तरह से बताया गया है। इसमें जो होता है डीएनए कुंडलित बनी होती है, जैसे आप डीएनए को देख ही सकते हो। उसके कैप्सूल्स दिए जाते हैं बाहरी आवरण। जो बाहरी आवरण में होगा आपको देख रहे हो कि उभार सा बना हुआ है। ये सारे के सारे प्रोटीन कोडिंग होते हैं जो आसानी से जो होता है किसी भी जो है बॉडी में अटैच कर जाते हैं। तो इस इन्फ्लुएंजा वायरस के यहाँ दिखाया गया है पहले चित्र में। और दूसरा चित्र जो है जीवाणुभोजी है, जिसका जो है कैप्सिड आप देख सकते हो, गीवा देख सकते हो, और इसका पुच्छतंतु आधार प्लेट, जिससे एक वायरस जो है अटैच होती है। तो यही वायरस है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करके जो है पूरा तहलका मचा देने की क्षमता रखती है, इतनी छोटे होने के पश्चात भी। उसके पश्चात है हमारे समग्र विषाणु वायरसों की संरचना। देखिए दोस्तों, वायरस की संरचना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विषाणु वायरस की सरल संरचना है जिसमें एक कोडेड अथवा केंद्र भाग व उससे आधार घोषित करने वाला एक आवरण होती है। केंद्र भाग का कण जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो ये डीएनए या आरएनए के बाहर का आवरण प्रोटीन का बना हो सकता है। इसे हम जो है कैप्साइड यानी कैप्साइड भी कहते हैं, जो कि इसको विशेषताओं को दर्शाता है। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो कि डीएनए आपको नज़र आ रहा होगा, एक गीवा नज़र आ रहा होगा, एक कैप्सिड नज़र आएगा जो प्रोटीन अक्षत से बने होते हैं, एक पुच्छल बने होंगे, आधार प्लेट होंगे, और जो है पुच्छ तंतु बने हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से जो है विषाणु के जो है चित्र आप समझ सकते हो। कहते हैं कि वायरस केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकता है। एक वायरस स्वयं जनन नहीं करता है कभी भी। जनन के लिए इसे किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कराना होता है। पोषी कोशिकाओं से कच्चे पदार्थ, एंजाइम व ऊर्जा उत्पादित प्राणी का उपयोग करके स्वयं अपना डीएनए बनाता है, और इस प्रकार जो है परपोषी और कोशिका के अंदर अनेक वायरस कण बन जाते हैं। पोषी कोशिका फूट जाती है और वायरस का कण बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो है वायरस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि वायरस सजीव है या निर्जीव, इसको हम किस रूप से परिभाषित करें, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायरस होता है वो सजीव होता है कि निर्जीव होता है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, ये आपको देना है, थोड़ा सोचिएगा। हालांकि वायरस में जीवों की भांति जो है अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस अम्बल पाए जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। वे अपने आप जो है डीएनए जनन के लिए प्रति नहीं बना सकती। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर पाने में सक्षम है, क्योंकि उनका आनुवंशिकता है, उनमें उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद उनकी संक्रमणी गुणों में विभिन्नता होती है। अंततः वायरस विषाणु जो है निर्जीव माने जाते हैं, यानी एक तरह से जो होता है निर्जीव होता है। इसके अंदर वह निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये अकोशिकीय हैं और इनमें अपना प्रक्रमण नहीं होता है, और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जहाँ की यहाँ पर वायरस के बारे में बताया गया है कि ये निर्जीव होते हैं, तो ये बात तो कई हद तक सच है, क्योंकि जब आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है तो इसका जो है कोई जो है मैकेनिज्म काम नहीं करती है और एक मृत्यु के समान रह जाता है। लेकिन इसका जो है जनन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो है किसी भी होस्ट की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वो आगे अपने आप को बढ़ाता है और अपने आप को वृद्धि भी करता है।
उसके पश्चात जो हमारे समक्ष टॉपिक है इफेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं वायरस आर नोन एज टू बी अटैक टू बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल। वायरस विच इज द इन्वॉल्व ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड टू द बैक्टीरियोफेजिस एंड द वायरस आर हाईली specify when there is a relationship with the host and tissue. For example, polio virus attack to the particularly nerves and mumps virus attack to the particularly pairs of salivary glands and petroids gland of humans. Virus keep on the mutating, yani mutations mean to change in the genetical material. For example, influenza virus which has a RNA as the genetical materials mutates, and so every years a flu is caused by a different virus. As scientists find difficulty to find a cure for the influenza or flu. Virus and diseases. The tables 1.3 indicate the names of content of virus, their host and diseases and mode of their transmission. Contain the cancer are also known as to case causing by the virus. This is a virus have a RNA as a genetic material and the call to the retrovirus. Here contain a virus, their host, diseases caused by them and mode of transmission. Tables of this is a plant, and plants is a virus is a potato rose virus, tomato plant virus and tobacco mosaico virus. The host is a potato and tomato and tobacco, and this is a potato leaf rolls and tomato basis stern and mosaics. And the mode of transmission is airborne contact and airborne contact. Same to the transmission to airborne contact. Second is the humans. If there is a herpesvirus, pox virus, HIV virus, dengue virus and hepatitis B. Here is the human. Here is the human or transhuman. There is a herpes, smallpox, AIDS, dengue, hepatitis, and their transmission of airborne contact and sexual contact, latex mother to child blood transmission, bite or infected to Aedes mosquito infected to water. There is that transmission is important for our exam. The next topic is the viroids. What do you mean to viroids? The viroids are circular RNA molecules consist of several hundred nucleotides, and they infected plant and even kill them. In a plant, they used enzyme of the plant cells to be a replicate like the virus do. When is their infected plant, their RNA molecules causing to the defected in their regulatory system, controlling plant growth. And as the viroids infected to plant and show to started growth and abnormally development. कहते हैं दोस्तों वायरस की जो है संक्रमण गुण अपने एक अलग ही पहचान बनाता है। कहते हैं वायरस बैक्टीरिया, पौधे और प्राणियों में संक्रमण करते हैं और जीवाणु में जो संक्रमण करने वाले वायरसों को जो है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेजिस भी कहते हैं। ठीक है, अगर जीवाणु भोजी आ जाए तो आप याद रखना कि बैक्टीरियोफेजिस को ही कहते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। वायरस अपने पोषक व ऊतकों के साथ संबंध स्थापित करने में अति विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मानव में पोलियो वायरस विशेष तंत्रिकाओं पर ही आक्रमण करता है। इसी तरह से कनफेरा विषाणु मानव के विशेष प्रकार के लाला ग्रंथियों के जोड़े यानी पैरोडिट ग्रंथियों पर आक्रमण करता है। तो ये अपने आप में एक विशेषता है। कहते हैं वायरस में उत्परिवर्तन होता ही रहता है। उत्परिवर्तन का अर्थ है कि आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए फ्लू वायरस में जो है उत्परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष फ्लू एक नए वायरस के कारण होता है और वैज्ञानिक को इसका जो है इलाज ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि वायरसों व उनसे होने वाले रोग भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, जो हमारे कुछ तालिका में भी दिखाया गया है। इसमें बताया गया है सबसे पहले पादप के बारे में यानी प्लांट के बारे में, जिसमें आलू रोल वायरस, टमाटर में स्टेंट वायरस होती है, तमाकुल में जोको वायरस होती है, तो हैपिस वायरस जो प्रेजेंट होती है इसका पोषी होती है आलू, टमाटर, ठीक है, और तमाकुल और मानव। उसके बाद रोग जो होता है आलू का लीफ रोल होता है, टमाटर का जो होता है बुशिट स्टंट होती है, मेजाको को जो मोज़ाइको होते हैं, और जो ह्यूमन में होता है वो हेम्पसी वायरस होता है। और इसका संक्रमण फैलने का सबका एक ही कारण होता है, वायु द्वारा फैलता है। देखिए दोस्तों, ये जो वायरस होते हैं इनकी मेकानिज़्म अपना एक विशेष स्थान रखता है।
तो ये जो कहते हैं हर साल जो है ये अपना मेकानिज़्म ही चेंज कर लेते हैं। यानी आप वायरस को कह सकते हो एक बहरूपिया, क्योंकि जब भी ये करता है म्यूटेशन करके एक नया रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसी के ऊपर जो है कोरोना वायरस भी माना गया है। ठीक है, कहते हैं कोरोना वायरस से अब छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। ठीक है, आप तो जीवन भर जैसे कि कोई और वायरस है, सर्दी जुकाम के वायरस है, वैसा ही अब कोरोना वायरस जो है सदैव हमारे जीवन में स्थान ग्रहण कर चुका है। तो इससे जो है डरना और इससे जो है घबराना ये इंसानों को स्वभाव नहीं देता है, क्योंकि जो चीज़ ने हमारे जीवन को कवर कर लिया है अब इसको कैसे पाया जाए तो ये तो संभव ही नहीं है। कि इसका एक ही उपाय है, इसको इलाज है कि आप जो है अपना ह्यूमन सिस्टम को तगड़ा कीजिए और सारे काम जो है सुचारू रूप से कीजिए। क्योंकि कई बार मैंने देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से जो होती है सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को और भी परेशानियां बढ़ जाती है। ठीक है, जो भाई व्यक्ति नहीं मरना होता है वो भी व्यक्ति मर जाते हैं सरकार के रुखापन की वजह से। तो अब सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ये वायरस जो है अब सदैव के लिए इंसानों के जीवन में घर कर चुका है। ठीक है, और लोगों को में जागरूकता ये बढ़ाएं कि वो ह्यूमन सिस्टम को तगड़ा कैसे करें। लेकिन लोग भी ह्यूमन सिस्टम तगड़ा कैसे करेंगे ये भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। आजकल तो सब्जी साग के रेट इतने बढ़ गए हैं, जैसे हमारा ह्यूमन सिस्टम बूस्ट होता है वो इतने महंगे हो गए हैं जिसको खरीदना ही लोगों के इस पहुंच से दूर कर दिया है। तो इस कंडीशन में सरकार जो है इसका फ़ायदा उठाएगी और बार बार जो है स्कूल और कॉलेज और जो है सभी शिक्षाओं केंद्रों को और बहुत चीज़ों को जो है बंद कर देगी, सारे संस्थाओं को बंद करेगी और इससे जो है लोग मौज करेंगे। तो इससे जो है जीवन का जो है सुचारू रूप से चलना शायद संभव भी न हो। ठीक है, इसमें जो अगला हमारा आता है मानव। देखिए मानव में जो होता है HIV, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, सारे मानव में होने वाली बीमारी है। HIV जो होता है एड्स के कारण होता है, और डेंगू जो होता है डेंगू से होता है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है यूतुशोथ यानी हेपेटाइटिस की वजह से होता है यानी लीवर्स में। देखिए आपने HIV एड्स के बारे में तो जाना ही होगा, यानी जो इसका मतलब होता है मानव प्रतिरक्षाहीनता जनन विषाणु, और इस एड्स का मतलब होता है प्रतिरक्षाहीनता जनन जो है सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको पता ही है कि यौन संपर्क यानी किसी से जो है शारीरिक संबंध स्थापित करते हो तो एड्स होने के चांसेस रहता है, लेकिन तब होता है जब उस व्यक्ति को पहले से ही हो रखा हो HIV। ठीक है, उसके बाद है स्तनपान कराने वाली माँ से संतान को भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रक्त चढ़ाने से भी होता है। दोस्तों कभी भी संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सुई का जो है एक व्यक्ति पर ही प्रयोग करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति पर करते हो मान लो अगर वो एड्स का बीमारी है, अगर वही सुई दूसरे व्यक्ति को करते हो तो वो भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, और नाई जो होते हैं उस तरह का इस्तेमाल करते तो उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जो होता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक बार में उपयोग करें, दोबारा करेंगे तो उससे भी एड्स होने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है एड्स के रिगार्डिंग होती है। डेंगू तो आपको पता ही है दोस्तों कि संक्रमित डिजीज मच्छर को काटने से होते हैं। आजकल जो है एडिस मच्छर जो है हर जगह प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से जो होता है डेंगू होना आम बात बन जाती है। अब बात है हेपेटाइटिस बी जो है संक्रमित जल से जो होता है ये फैलती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। कहते हैं कुछ और कैंसर वायरस द्वारा होते हुए भी पाए गए हैं। ये वायरस में RNA अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा इसे जो है रेप्टो वायरस के नाम भी दिया गया है, रेप्टो वायरस इसको कहा गया है। उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष जो है लास्ट टॉपिक जो है विषाणु भुक्ष यानी वायरोलॉइड्स। कहते हैं ये हमारा अंतिम टॉपिक है 1 पॉइंट का यानी 1 चैप्टर का। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे। कहते हैं विषाणु भुक्ष जो है वर्तुकलार अणु होते हैं जिसमें कई 100 न्यूक्लियोटाइड्स संलग्न होते हैं। ये पौधों को संक्रमित कर देते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। पौधे में एंजाइमों का प्रयोग करके पौधों के कोशिकांग उसी प्रकार प्रकृति बनाने लगती है जिस प्रकार की विषाणु भुक्ष करते हैं। जब ये पौधों को संक्रमित करते हैं तब RNA अणु पौधे के जो है वृद्धियों का नियंत्रण करने वाले नियामक तंत्र को दोषपूर्ण कर देते हैं और इसलिए जो है विषमग्रस्त पौधों को वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और उनका जो है प्रवर्धन असामान्य हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है टॉपिक पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो होगा हम इसके जो है सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, यानी आपका चैप्टर सेकेंड में मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसी तरह जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जो है जो बच्चे इसकी ज़रूरत है उनको भी इसके बारे में बताइए जिससे कि ये फ़ायदा उठा सके और जो है जग कल्याण भी हो सके।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।